नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में एक डाइवर्सिफाइड कंपनी को लेकर के चर्चा करेंगे जो कि अलग-अलग बिजनेस सेगमेंट में कंपनी कामकाज कर जिसमें रियल एस्टेट्स हो, इवेंट का कामकाज हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हो। साथ में यदि और कुछ चर्चा किया जाए तो ये भी देखा जा सकता है चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात किया जाए, एग्जीबिशन का कामकाज हो या इवेंट से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती हो। ये कंपनी का नाम है नेस्को और नेस्को के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसको यदि अलग अलग सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज करती है तो आखिर किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है और उसको भी हम एक नज़र फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक को कंपेयर करने से पहले, किसी स्टॉक को जानने से पहले उसकी कंपनी के बिजनेस मॉडल को जानना जरूरी होता है। और यदि ये हम जान पाए तो शायद आगे बिजनेस कैसा कर रहा है, जो फ्यूचरिस्टिक्स कैसा रहा है, उसका अवलोकन हो जाता है। नेस्को लिमिटेड को लेकर के जानने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे उस दौरान पता चला कि आज भी जो इंडस्ट्रियल की पी है या स्किनर के मुताबिक उसके लिहाज से आज भी सस्ते रेटों में देखने को मिला है। आज की जो प्राइस देखने को मिला अभी तक, जबकि प्राइस केवल 300% की मूव किया है फ्रॉम द बुक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू से आज भी जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। मार्केट कैप अच्छा खासा है क्योंकि 7 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं और मार्केट कैप 7,200। प्रमोटर का कंट्रोल इस कंपनी में करीब 68% की आसपास की बातें कहती है। आरओई आरओसी करीब 12-13% से लेकर 17% से लेकर के 22% तक की रिटर्न की बात कहती है। तो वहीं पे कंपनी का जो कमाई का अर्निंग पर शेयर है वो भी करीब 53 रुपया। और ऑल ओवर जो बिजनेस है कंपनी का, चाहे वो रियल एस्टेट्स हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो आईटी पार्क रिलेटेड हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस, ओवरऑल 46% की कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से आप प्रॉफिट को आपस में कंपेयर करेंगे तो पता। यदि कंपनी की करंट रेशियो को देखते हैं, डेट टू इक्विटी को देखते हैं, आउटस्टैंडिंग को देखते हैं और आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट को देखते हैं, तो इसमें यदि दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया होगा तब तो ये सटीकता से काम करेगी। यदि आ गया होगा, अपडेटेड होगा, तो ये सटीकता से काम नहीं करेगी। आइए, जहां डिविडेंड पे आउट भी कंपनी लगातार देती है, जबकि हायर टू हायर 1082 तक गई थी, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू से आज भी सस्ते रेटों में मिलती है। मतलब कंपनी दोनों तरफ से, चाहे बुक वैल्यू हो, चाहे इंट्रिंसिक वैल्यू हो, चाहे स्टॉक पी हो, ये इन तीनों आंकड़ों से लगता है कि मार्केट में भी पूरा खाली जगह पड़ी हुई है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के अलावा यदि हम इनकी फाइनेंशियल मॉडल को जानने की कोशिश करें तो ईयर एंड ईयर बेसिस का इसका ग्रोथ रेट कैसा रहा। देखिए, ग्रोथ रेट की यदि बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कंपनी का जो ग्रोथ रेट था 2024 तक की डेटाबेस के मुताबिक 28% से लेकर के चली तो 24% तक की वाई वाई में ग्रोथ की बात रखी थी। लेकिन ग्रोथ 2020 के बाद 21 के बाद मार्केट ने लगातार रिकवरी करती रही है, जो कि पिछले 2020 वाले रिकॉर्ड को तोड़ के आगे निकल, जबकि क्वार्टरली डेटाबेस जो ट्रेंड कहता है वो मार्केट की ट्रेंड इसका बिजनेस का ऐसा रहा कि मार्केट में अप डाउन के साथ साथ मार्केट सस्टेन करती दिखी। और ऑल ओवर यदि वाई वाई के मुताबिक देखा है तो 12-13% से लेकर के 21% तक की रिटर्न की बात शामिल कर। इसके अलावा यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखा जाए कंपनी को, तो लगातार सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट का आंकड़ा लगातार अप ट्रेंड बनी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर भी नियर अबाउट अच्छी खासी रिटर्न की बात कहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगातार इनकी सपोर्ट लेवल से ऊपर ही दर्ज करती दिखी है। तो आखिर कंपनी में क्या क्या चीज़ों को शामिल करता है। देखिए, सितंबर तक का रिजल्ट था, इसके लिहाज से देखा जाए तो कंपनी में डेट टू इक्विटी नहीं के मुताबिक करंट रेशियो की पार्ट्स और करंट रेशियो के अलावा आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिट को भी देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा नहीं देखने को बनती है। कंपनी की रिस्क फैक्टर को जानेंगे, साथ में फंडामेंटली जो बाकी कुछ कंपनी हैं उसको भी कुछ ग्राफ लेंगे और हमने कुछ कंपनियों को एक स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कवर किया, जिसमें कि नेस्कोज हो, क्विंस क्विश कॉर्प हो या क्रिस्टल्स इंटीग्रेटेड हो, ओवराइज रियल्टी हो, मैक्रोटिक्स।
डेवलपर हो, इन सभी कंपनियों के लिस्ट में देखा गया तो कुछ कंपनी में रैली थी और कुछ कंपनी में बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन जब हम बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी में रिस्क फैक्टर नहीं था, बैलेंस शीट में कर्ज भी नहीं था, जो फंड है कंपनी के पास वो फिक्स एसेट्स, वर्किंग प्रोग्रेस और इन्वेस्टमेंट में दर्ज करती दिखती है। तो पीयर्स से यदि कंपेयर करेंगे इस कंपनी को तो समझ में आता है, जिसमें यदि आप डी से रियल एस्टेट से कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इस सेगमेंट में डीएलएफ, मैक्रोटेक जैसे दिग्गज कंपनियां हैं। और नेस्को की यदि बात करें तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि जो बाकी जो कंपनियां हैं रियल एस्टेट्स के, उसके मुताबिक जो यहाँ का जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे निवेशकों का वो काफी कम है, अर्थात अभी अंडर वेटेज की बात कहती है। जबकि अर्निंग पर नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए इन सभी सेगमेंट वाली कंपनी को लेकर के तो सबसे ज्यादा कोई कंपनी कमाती है तो वो है वही 46% तक की सेविंग करती है, जबकि सेम परसेंटेज डीएलएफ भी आंकड़ा कहती है। लेकिन डीएलएफ में सोचिए जो रेस लगी है स्टॉक को खरीदने को लेकर के वो इसका 3 गुने के आसपास की बातें कहती है, जबकि ये आज भी और अंडर वेटेज की बात शामिल कर। इसके अलावा यदि आप स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से जानने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ और भी आंकड़ा देता है। निवेशकों का इंटरेस्ट जानेंगे, निवेशकों का कैसा इंटरेस्ट रहा इस कंपनी में, तो उसमें ये दर्ज करती है जो कंपनी में जो प्रमोटर्स कंट्रोल था वो 68% था। एफआईडीआई की अच्छी खासी भूमिका है, 3 से 4%, 5% के आसपास। आम पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। 40 से 45 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। इस कंपनी को लेकर के नेस्को लिमिटेड को लेकर के हमने जानने की कोशिश किया तो कुछ चीज़ें इनको फेवरेबल दर्ज करती दिखी। इसमें रिस्क फैक्टर की बातें बिल्कुल नहीं सामने दिखती है। कंपैरिजन यदि किया जाए इसको क्वेंट से या फिर क्रिस्टल से या फिर नेरलॉन जैसी कंपनी से तो यहाँ पे चार्ट ग्राफ पे पहले इस कंपनी के चार्ट ग्राफ को देखा जाए पिछले 5 सालों की ग्राफ के मुताबिक जो एनएससी की ग्राफ है वो लगातार यहाँ पे अप ट्रेंड दर्ज करती दिखी है। लेकिन कई बार तो मार्केट गिरता रहता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। डेली यदि मार्केट चलता ही रहेगा तो फिर खरीदने वाला कौन, बेचने वाला कौन। जबकि 1 साल की ग्राफ के मुताबिक की बात करें तो मार्केट में अप डाउन का दोनों बड़ी लंबी लंबी सिचुएशंस देखने को मिला है। अच्छे खासे पैसे बने हैं और अच्छे खासे पैसे की वैल्यूशंस में गिरावट आती है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि आखिर गिरावट क्यों आता है मार्केट में जब सब कुछ ठीक ठाक। दोस्तों ये एक सेंटीमेंट है, ये मार्केट चलता है सेंटीमेंट पे। और सेंटीमेंट में जो कहते हैं ना, जो जिसको हम कहते हैं बिग बुल, तो बिग बुल चाहे तो यहाँ पे अपनी डिस्काउंट पे बेचना चालू करे तो दूसरा क्या करेगा। इसीलिए मार्केट में टारगेट भी दिया जाता है और स्टॉप लॉस का सिचुएशन भी देखा जाता है। कंपैरिजन यदि इनकी कुछ स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए पिछले 1 साल के दौरान में तो सभी कंपनियों में ऑलमोस्ट जो ग्राफ रहा वो पैटर्न सेम ही रहा। लेकिन परसेंटेज वाइज यदि ग्रो की बात किया तो थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिला, जहाँ पे नेस्को के अंदर 23%, ओसम के अंदर क्विंस के अंदर 24%, तो क्रिस्टल में करीब 9-10% के आसपास गिरावट रही। तो दूसरी तरफ ओबराय रियल्टी और जो मैक्रोटेक्स डेवलपर है उसमें नॉमिनल से लेकर के 34% तक की वृद्धि दर्ज की। इन चारों पांचों कंपनी के एवरेज के मुताबिक देखा है तो यहाँ पे और खरीदारी ज़्यादा देखने को मिला और बिकवाड़ी का प्रेशर थोड़ा बहुत कम दर्ज करती दिखी। दोस्तों हमारे साइड से यदि आप इस पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे तो आखिर कौन से सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है कंपनी, तो अभी निवेशकों को लेकर के यदि देखा जाए तो कंपनी फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड लगातार देती रही है 2020, 21, 22, 23, 24 में। और पीरियड ऑन पेड बेसिस के लिहाज से यदि उसको कंपेयर भी करते हैं तो आज से लेकर के और एक वीक से लेकर के ऑल ओवर 10 सालों की ग्राफ के मुताबिक भी देखें तो 3% से लेकर के 200% तक की इसकी डिमांड बढ़ी है स्टॉक को लेकर। इसकी डिमांड लगातार बढ़ी ही नजर आती है।
सेगमेंट वाइज के लिए जानना जरूरी है कि आखिर किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इसको स्किनर के लिहाज से इसको कंपेयर किया गया है रियल एस्टेट्स वाली कंपनी के तौर पे। लेकिन क्या ये रियल एस्टेट से पैसे कमाती है, या क्या ये आईटी से सर्विस पैसे कमाती है, क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज पैसा कमाती है? तो इसके लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा पैसा यदि कमाती है तो रियल्टी से कमाती है। इसको रियल्टी कंपनी से कंपेयर करना ही सबसे उचित हो सकता है। जबकि इनकी चाहे वो बम्बई एग्जीबिशन सेंटर की बात करें, वहाँ से पैसे आते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर इनकम सोर्स से भी आता है पैसा। जबकि फूड्स जो एग्जीबिशन सेंटर है उसमें फूड्स भी बेचती है, तो फूड से भी पैसा आता है। इन इनोवेटर से भी पैसे आते हैं। तो ये कुछ इनका पार्ट्स रहा है। जबकि कुछ पार्ट की अब चर्चा करें तो क्या सेम हमेशा रियल्टी से सबसे ज़्यादा पैसा आता है क्या? तो कहते हैं इसको लेकर के जब देखा गया तो एक सेगमेंट में एक पीरियड में देखा गया कि निस्को रियल्टी आईटी पार्क से पैसे आते हैं, तो ज़्यादातर पैसे इनका रियल्टी बिजनेस से ही दर्ज करती दिख रही है। दोस्तों मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो तो अच्छा लगा हो तो वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज ए लर्निंग अ बेटर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस पार्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन को क्लिक कर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।